हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। और क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कंबशन एंड फ्लेम, यानी कि दहन और ज्वाला। जहाँ पर बच्चों हम दहन के बारे में तो सारी चीजें पढ़ चुके थे कि दहन क्या होता है, दहन की प्रक्रिया क्या होती है, दहन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, दहनशील पदार्थ क्या होते हैं, गैर दहनशील पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है। उसी के साथ साथ हमने पढ़ा कि तीव्र दहन क्या होता है, सतह दहन क्या होता है, विस्फोट क्या होता है, दहन के लिए कौन कौन सी जो कंडीशंस है, कौन कौन सी क्या है आवश्यक शर्तें हैं, इनके बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। साथ ही ये पढ़ा था कि कहीं पर अगर आग ज्यादा बढ़ जाती है तो उसे कैसे नियंत्रण में लाया जाए, कैसे उसको नियंत्रित किया जाए, तो उसके अलग अलग मेथड्स को हमने डिस्कस किया था। फिर हम बात कर रहे थे फ्लेम की, यानी कि ज्वाला की, कि फ्लेम क्या होता है। फिर हमने कैंडल की मदद से, यानी कि मोमबत्ती की मदद से फ्लेम के अलग अलग क्षेत्रों के बारे में पढ़ा था, है ना। अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ा था कि एक जो है सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, एक जो है हमारा लीस्ट हॉट पार्ट होता है, एक जो है हमारा मॉडरेटली हॉट पार्ट होता है। इन सारे अलग अलग हॉट पार्ट के कलर भी अलग होते हैं। जो सबसे ज्यादा हॉट पार्ट होता है उसका कलर ब्लू होता है ना। जो हमारा मॉडरेटली हॉट पार्ट होता है उसका कलर येलो होता है। और जो हमारा लीस्ट हॉट पार्ट होता है वो कैसा होता है, ब्लैक इन कलर होता है। वहां पर अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स होते हैं, यानी कि बिना जले हुए मोमबत्ती के मोम के वाष्प होते हैं। ठीक, तो इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। साथ ही अपने लास्ट लेक्चर में हम ईंधन के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि ईंधन क्या होता है। ठीक, चलिए तो एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स तक पढ़ा है, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो कंबशन इन फ्लेम के बारे में सबसे पहले कंबशन क्या है, इसकी क्या प्रक्रिया है, ऑक्सीजन क्यों जरूरी है, इसके जो उत्पाद है यानी कि प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो क्या है। जब ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, यानी कि ऑक्सीजन जो है पूरी मात्रा में मिलता रहता है दहन की प्रक्रिया के लिए, तब पूर्ण दहन होता है। जब पूरी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलता तो उसे क्या कहा जाता है, अपूर्ण दहन कहा जाता है। पूर्ण दहन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, अपूर्ण दहन में कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, चलिए और भी इनको डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हमने थोड़ा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के बारे में पढ़ा था। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड यानी कि ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बनते हैं, या हम कहें ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बनते हैं। चलिए, दहन के प्रकार के बारे में हमने डिस्कस किया था। यदि दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं, आग पर नियंत्रण कैसे पाया जाए इस अग्निशामक यंत्र की मदद से। चलिए, ज्वाला के बारे में हमने पढ़ लिया था। अच्छा, ज्वाला में दो तरह से कंबशन होता है, या हम कहें कंबशन जब होता है तब जो हमारा दहनशील पदार्थ है, दहनशील पदार्थ जलेगा। ऑफ कोर्स सी बात है, अगर जो पदार्थ दहनशील नहीं होगा वो जलेगा क्यों। जैसे सीमेंट है, रेत है, कांच है, तो ये दहनशील नहीं है तो ये क्यों जलेंगे, है ना, ये नहीं जलते। वही जो हमारे दहनशील पदार्थ हैं वो जलते हैं, लेकिन बच्चों दो कंडीशन होती है। एक, जब वो जलते हैं तो फ्लेम बनाते हैं, और एक दूसरे तरह के जो पदार्थ है जो फ्लेम नहीं बनाते। ठीक है, तो उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि जरूरी नहीं जितने दहनशील पदार्थ है सभी में ज्वाला निकले, है ना। किसी में ज्वाला बनती है, किसी में नहीं बनती। जैसे मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं तो वो ज्वाला नहीं बनाता। ठीक है, वो ज्वाला नहीं बनाता। वहां पर क्या बनती है, एक ब्राइट लाइट के साथ वो जलते हैं। ठीक है, वही बात करते हैं मोमबत्ती की, तो मोमबत्ती तो हम जानते हैं ये तो ज्वाला बना है। ज्वाला यानी कि इस तरह की जो फ्लेम है इसे कहा जाता है ज्वाला, यानी कि सिंपली फ्लेम ही ज्वाला है। चलिए, फिर इसको भी हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हमने पढ़ लिया था कि सोने को और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार जो है बाहरी जो क्षेत्र है मोमबत्ती फ्लेम का, मोमबत्ती कहें या जो भी फ्लेम वहां पर है, फ्लेम के बाहरी क्षेत्र में फूंक क्यों मारते हैं, तो इसको भी हमने डिस्कस कर लिया था। चलिए, अब ईंधन के बारे में बात करते हैं। ईंधन वे पदार्थ हैं जो हमें ऊष्मा देता है, जिनका उपयोग हम घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए करते हैं। जैसे कि मिट्टी का तेल हो गया, लकड़ी हो गया, पेट्रोल हो गया, तो ये सारे हमारे क्या हैं, अलग अलग प्रकार के ईंधन हैं। इंग्लिश में क्या कहा जाता है बच्चों, इसे फ्यूल कहा जाता है। अब ये जो ईंधन है, ये जो ईंधन है ये हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के कौन कौन से, देखो, एक होते हैं हमारे पास ठोस ईंधन। ठीक है, दूसरे होते हैं
तरल ईंधन और तीसरे होते हैं गैसीय। ठीक है, ठोस ईंधन जैसे कि लकड़ी है, ठीक है, एक प्रकार से ठोस ईंधन ही है। तरल ईंधन की बात करते हैं अगर हम, तो जैसे कि पेट्रोल है, तो ये तरल ईंधन है। गैसीय ईंधन की बात करते हैं अगर हम, तो ये है जैसे सीएनजी है, यानी कि जो हमारी संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। तो ये कुछ ईंधन के प्रकार है। चलिए, तो ठोस ईंधन, जो ईंधन दहनशील पदार्थ होते हैं, सॉरी, ठोस ईंधन दहनशील पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? दहनशील पदार्थ तो होंगे ही, इसीलिए तो ईंधन है। ठीक है, जो कमरे के तापमान पर ठोस रहते हैं। क्या रहते हैं? रूम टेम्परेचर पर क्या रहते हैं? सॉलिड रहते हैं। तो वही हमारे ठोस ईंधन हो गए, जैसे कि कोयला हो गया, कपूर हो गया, लकड़ी हो गई। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। वही बात करते हैं तरल ईंधन की, ठीक है, या द्रवीय ईंधन भी हम कह सकते हैं। तो वाष्पशील तरल पदार्थ जो दहनशील वाष्प उत्पन्न करते हैं, क्या करते हैं? दहनशील वाष्प उत्पन्न करते हैं, उन्हें तरल ईंधन कहा जाता है। दहनशील वाष्प उत्पन्न करते हैं, उन्हें तरल ईंधन कहा जाता है। ये हमारे वाहनों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले ईंधन होते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर उपयोग इनका कहाँ किया जाता है? हमारे जो वाहन है उनमें किया जाता है। जैसे बच्चों आप देखें, जो हमारे हल्के स्वचालित वाहन होते हैं, जैसे स्कूटर हो गया, स्कूटी हो गई, कार हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, तो इस पर जो है हम पेट्रोल का उपयोग करते हैं। वहीं जो हमारे जेट इंजन्स होते हैं उसमें कैरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल का उपयोग किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें जो हमारे भारी मोटर वाहन होते हैं, जैसे कि ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, तो उनमें डीजल का उपयोग किया जाता है। तो ये पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल सारे ही कैसे ईंधन है? तरल ईंधन है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। सिंपली हम कह सकते हैं ये कौन से है? सॉलिड, ये है लिक्विड। ये है गैसीय। चलिए, तो गैसीय ईंधन दहनशील गैसों या दहनशील गैसों के मिश्रण को गैसीय ईंधन कहा जाता है। ठीक है, सिंपल, दहनशील गैस हो या दहनशील गैसों का कोई मिश्रण हो, उसे दहनशील दहनशील ईंधन कहा जाता है। जैसे कि दहनशील ईंधन जो गैसीय अवस्था में है वो कौन कौन से हैं बच्चों? वो है जैसे कि हमारे पास सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये बच्चों, ये जो नेचुरल गैस है ना, ये जो नेचुरल गैस है, ये हमें मिलती कैसे है? देखो, हमने कोयला और पेट्रोलियम वाला चैप्टर पढ़ा है, तो वहां पर हमने पढ़ा था कि जब पेट्रोलियम को क्या, जब हमें समुद्र से क्या मिलता है? पेट्रोलियम मिलता है, तो पेट्रोलियम के साथ साथ हमें मिलती है प्राकृतिक गैस, यानी कि जो नेचुरल गैस है। तो इस प्राकृतिक गैस को भंडारित कैसे किया जाए, है ना? गैस को तो ऐसे ही भंडारित थोड़ी ना कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास पेट्रोल है, तो पेट्रोल को तो हम क्या कर सकते हैं? भंडारित कर सकते हैं ड्रम्स में भर के, या जिस तरीके से भी इसको भंडारित किया जा सकता है, अलग अलग मेथड्स हैं। लेकिन बच्चों, जो गैसेस है उन्हें कैसे भंडारित किया जाए? है ना, गैस को तो हम ऐसे भी नहीं छोड़ सकते। तो गैस को क्या किया जाता है? हाई प्रेशर पर, यानी कि उच्च दाब पर संपीड़ित करके भरा जाता है सिलेंडर्स पर। ठीक है, उच्च दाब में संपीड़ित करके उसको भंडारित किया जाता है, सिलेंडर्स में भरा जाता है। तो कौन सी गैस है? कम, इसीलिए इसका नाम क्या है? सीएनजी, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी यानी कि नेचुरल गैस, तो ये है एनजी यानी कि एन यानी कि नेचुरल, जी यानी कि गैस। तो नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस तो है, लेकिन सी यानी कि कंप्रेस्ड यानी कि संपीड़ित, संपीड़ित की गई प्राकृतिक गैस। वैसे ही एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसको भी क्या किया जाता है? कंप्रेस किया जाता है। इसको भी हाई प्रेशर पर, इसको भी क्या किया जाता है? कंप्रेस करके सिलेंडर्स में भरा जाता है। अब जब हम हाई उसमें जब उसको क्या करते हैं बच्चों? संपीड़ित करते हैं, तो वो किस फॉर्म में आ जाती है? लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। जैसे आपने परफ्यूम्स की बॉटल देखी होंगी, तो इस तरीके से कुछ परफ्यूम्स की बॉटल होती है ना,
ऐसे ऊपर से ऐसे स्प्रे करने के लिए एक ये रहता है, यहाँ पर हम इसको दबाते हैं तो यहाँ से गैस के पार्टिकल क्या होते हैं, स्प्रे करते हैं। ठीक है, चलो अब इस तरीके की कोई परफ्यूम की बॉटल आपने देखी है, ठीक है, चलिए देखी है। अब ये जो परफ्यूम की बॉटल है, जब आप इसको शेक करेंगे इस प्रकार से, अगर आप इसको हिलाएंगे तो आपको क्या फील होता है कि ये जो बॉटल है इसके अंदर क्या है बच्चों, लिक्विड है ना, कुछ ना कुछ लिक्विड है। लेकिन जैसे ही आप इसे प्रेस करते हैं तो लिक्विड ना हो करके ये क्या निकलती है, जो गैस है पूरे क्या हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है, यानी कि पूरे उसमें फैल जाती है। जो परफ्यूम की स्मेल है कई मीटर दूर तक चली जाती है। पहली बात तो यहाँ पर डिफ्यूजन हो रहा है, ये गैस क्या होती है, डिफ्यूज होती है। दूसरी चीज, अंदर गैस को बहुत ही प्रेशराइज करके डाला जाता है। जब गैस को प्रेशराइज करके भरा जाता है इन परफ्यूम की बॉटल्स में, तो वो क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में होती हैं। ठीक है, फिर जैसे ही हम इस स्प्रे को दबाते हैं तो वो जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाता है, तो गैस बाहर, तो वो जो लिक्विड जब बाहर आता है तो वो गैस में पूरा चेंज हो जाता है। ठीक है, सिंपल ऐसे यहाँ पर भी होता है सिलेंडर्स में। तो आपने एलपीजी के सिलेंडर्स देखे होंगे, एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, या हम कहें द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो ये जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, तो इसके सिलेंडर्स को कभी आप शेक करेंगे या हिलाएंगे तो आप क्या देखेंगे, इसके अंदर आपको लिक्विड लिक्विड जैसा दिखेगा, दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। लेकिन जब आप ऑन करते हैं और गैस ऑन करते हो, तो गैस ऑन करने में क्या कोई लिक्विड बाहर आता, नहीं, गैस बाहर आती है। तो इसका मतलब यही है कि उस गैस को हाईली कंप्रेस करके हाई प्रेशर पर सिलेंडर्स में स्टोर किया जाता है, यानी कि सिलेंडर्स पर भंडारित किया जाता है। अभी जो सीएनजी गैस है, ये इसके काफी सारे भंडार हमारे पास हैं। ठीक है, चलिए वो तो हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कुछ गैसेस जैसे कि सीएनजी, एलपीजी, प्रोपेन, बायोगैस, तो ये अलग अलग गैसेस हैं जो गैसीय ईंधन हैं। सिंपल, चलिए तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, ईंधन दक्षता के बारे में पढ़ते हैं। अब ईंधन दक्षता क्या है, चलिए तो किसी ईंधन की दक्षता उसके कैलोरी मान पर, यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू पर निर्भर करती है। तो ईंधन की दक्षता उसके कैलोरी मान या कैलोरीफिक वैल्यू पर निर्भर करती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला, किसी ईंधन का कैलोरी मान 1 किलोग्राम, अच्छा कैलोरी मान क्या है, किसी ईंधन का जो कैलोरी मान है, कैलोरीफिक वैल्यू है, वो क्या है कि 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न, यानी कि 1 केजी कोई फ्यूल है हमारा, वो जब पूरा कंप्लीट कंबशन जब उसका होगा से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है, तो 1 केजी फ्यूल जब जलेगा तो उससे कितनी ऊष्मा निकलेगी, वो उसके कैलोरीफिक वैल्यू पर डिपेंड करता है। ईंधन के कैलोरी मान को मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इकाई किलो जूल प्रति किलोग्राम है। किलो जूल प्रति किलोग्राम यानी कि केजे बाय केजी। ठीक है, यानी कि किलो जूल पर केजी। ठीक है, समझ गए। तो 1 किलोग्राम ईंधन से पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा पर निर्भर करता है। तो यही क्या हो गई, हमारी कैलोरीफिक वैल्यू हो गई। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ ईंधनों की क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू दी हुई है। अगर हम इस तालिका को देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा बच्चों की, जो हाइड्रोजन है सबसे अधिक कुशल ईंधन है। हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है वो हमारा सबसे अच्छा ईंधन है, एक बेस्ट फ्यूल हम कह सकते हैं। क्यों है, उसके बाद एलपीजी है, क्योंकि इसका आप देख लो ये कितना है कैलोरीफिक वैल्यू। सब किस पर डिपेंड करता है, कैलोरीफिक वैल्यू पर डिपेंड करता है। ठीक है, सीएनजी और मीथेन इसके बाद आते हैं, उसके बाद कैरोसिन, डीजल और मीथेन का स्थान आता है। यहाँ गोबर का उपला सबसे कम कुशल ईंधन है। तो गोबर का उपला क्या है, सबसे कम कुशल ईंधन है, यानी कि सबसे अच्छा फ्यूल ये नहीं है। क्यों नहीं है, अगर आप कैलोरीफिक वैल्यू को कंपेयर करो तो देखो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी कम है ना, तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू देखो कितनी ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि ज्यादा अच्छा फ्यूल। जैसे आपको, चलिए एक एक्टिविटी अगर आपको दी जाए,
एक एक्टिविटी अगर आपको दी जाए, अब आपको कहा जाए कि आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी को क्या करना है, बॉयल करना है। बॉयल यानी कि उबालना है आपको 1 लीटर पानी को, ठीक है। और आपको दिए जाते हैं 3 फ्यूल। 3 फ्यूल कौन कौन से आपको दिए जाते हैं? पहला गोबर के उपले, ठीक है, पहला दिया जाता है आपको गोबर के उपले। दूसरा दिया जाता है आपको लकड़ी, और तीसरा दिया जाता है आपको एलपीजी। तो आप इस 1 लीटर पानी को बॉयल यानी कि उबालने के लिए इनमें से किस फ्यूल का उपयोग करेंगे? कौन से फ्यूल का यानी कि कौन से ईंधन का आप उपयोग करना चाहेंगे 1 लीटर पानी को बॉयल करने के लिए? तो सिंपल सी बात है। चलिए, तो अगर आप गोबर के उपलों का उपयोग करते हैं तो देखो कैलोरीफिक वैल्यू तो बहुत कम है, यानी कि 1 किलो सारे फ्यूल कितने हैं आपको? 1 किलो मिले हैं, ठीक है। 1 किलो ये, 1 किलो ये, 1 किलो ये, ठीक है। 1 kg। अब ये 1 kg जब जलेगा तो इससे उतनी ज्यादा ऊष्मा प्रोड्यूस नहीं होगी, यानी कि उतनी ज्यादा हीट इससे नहीं निकलेगी। कितनी ज्यादा? जितना आपको चाहिए पानी को बॉयल करने के लिए। दूसरी चीज, बहुत सारा धुआं होगा और जलाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, ठीक है। तो इतनी ज्यादा हीट ये नहीं देगा, पहली बात। अगर आप लकड़ी चुनते हैं तो आप क्या करेंगे? आप लकड़ी लगाएंगे, है ना, उसमें आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा, फिर धुआं भी निकलेगा और इतनी हीट इससे भी नहीं निकलेगी कि पानी क्या हो जाए, तुरंत बॉयल हो जाए। वहीं तीसरा आप लेंगे एलपीजी। तो सबसे पहली चीज, यहाँ पर कोई पॉल्यूशन यानी कि किसी प्रकार का कोई प्रदूषण, धुआं कुछ भी नहीं होगा। आप आसानी से इसको जला सकते हैं, आसानी से जलाएंगे और आसानी से आपको पानी जैसी बॉयल हो आप इसको बंद कर सकते हैं आराम से। और अगर आप इसकी कैलोरीफिक वैल्यू देखेंगे तो कैलोरीफिक वैल्यू भी इसकी काफी ज्यादा है ना। बाकी दोनों के कंपैरिजन में आप इसकी कैलोरीफिक वैल्यू देखो, लकड़ी की कैलोरीफिक वैल्यू देखो, और ये जो गोबर के उपले हैं, काउ डंक जिसे कहा जाता है, उनकी कैलोरीफिक वैल्यू देखो, है ना। काउ डंक केक यानी कि गोबर के उपले, कोई केक नहीं है ये खाने वाला, क्या है? गोबर के उपले हैं, ठीक। वुड यानी कि लकड़ी, और एलपीजी हम जानते हैं, सॉरी एलपीजी एलपीजी हम जानते हैं, ये रहा एलपीजी, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। तो आप 1 लीटर पानी बॉयल करने के लिए इन तीनों फ्यूल में से कौन सा फ्यूल लेने चाहोगे? जो ज्यादा हीट देता है ना, 1 किलो जलने पर जो ज्यादा हीट देता है, तो वो कौन सा होगा? वो होगा हमारा थर्ड वाला, यानी कि एलपीजी फ्यूल, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको ये टेबल नोट कर लेनी है, टेबल को समझ लेना है, उसके जो पॉइंट हमने लिखे ये भी आपको समझ लेना है। यानी कि आप अब समझ चुके हैं कि हाइड्रोजन जो है वो सबसे कुशल ईंधन है, बायोगैस भी एक अच्छा ईंधन है। बाकी सीएनजी, एलपीजी, मीथेन ये भी अच्छे ईंधन है। बाकी बात करें केरोसिन, ये भी हमारा सही ईंधन है। लेकिन जब हम कोयले की बात करते हैं तो ये ठीक ठाक है, ऐसा कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। लकड़ी भी ज्यादा अच्छा ईंधन नहीं है, लेकिन काव डंग केक जो है वो सबसे ज्यादा कम कुशल ईंधन देखने लगता है, ठीक है। इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, चलिए, तो टेबल आप नोट कर लीजिए, साथ ही जो पॉइंट्स हैं कुछ, इनको आप नोट भी कर सकते हो और खुद से भी लिख सकते हो अपने तरीके से। चलिए, नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं कि ईंधन जलाने के क्या क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं। तो इसको एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले लकड़ी, कोयला और पेट्रोलियम जैसे कार्बन ईंधन हवा में राख और बिना जले हुए महीन कार्बन कण छोड़ते हैं, जो अस्थमा जैसी सांस संबंधी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इन महीन कणों को सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर यानी कि एसपीएम कहा जाता है। चलिए, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों कि जैसे लकड़ी है, हमने देखा है लकड़ी, कोयला, ठीक है, पेट्रोलियम की अगर हम बात करें तो ये क्या है? कार्बन ईंधन है। लेकिन जब ये हवा में जलते हैं, जब ये जलते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हवा में राख, है ना, राख आप जानते हैं ऐश जिसे कहा जाता है, तो हवा में राख और अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स को छोड़ते हैं।
अब ये जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स यानी कि बिना जले कार्बन के मोहीन कण होते हैं, ठीक है। तो ये जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, ये जो राख होती है, ये जब हवा में क्या होते हैं, जब ये जलती है तो हवा में जब ये राख और अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स छोड़ते हैं ये सारे ईंधन, तो क्या होता है, ये जो अनबर्न्ड पार्टिकल्स हैं इनको जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारे क्या जाते हैं, सांस के थ्रू अंदर जाते हैं, ठीक है, गैसेस के साथ, और तब हमें अस्थमा जैसे या सांस संबंधी बीमारियां देखने को मिलती है। तो सिंपल सी बात है, अगर इन फ्यूल्स को जलाया जाता है तो अस्थमा जैसी या सांस संबंधी बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। और इनके जो ये महीन कण है बच्चों, इनको सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कहा जाता है। सिंपल। चलिए, अब ईंधन जैसे कोयला, गैसोलीन या कोई अन्य जीवाश्म ईंधन जिनको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं बच्चों, जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल के अधूरे दहन से, अधूरे दहन यानी कि इनकम्प्लीट कंबशन, अपूर्ण दहन भी जिसे हम कहते हैं, तो अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ना, अच्छा इसका सिंबल होता है CO, ठीक है, CO से हम डिनोट करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो यानी कि एक ऑक्सीजन। चलिए, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है बच्चों, ये बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। कैसे, इसको देखते हैं। गैस निकलती है जो बहुत जहरीली होती है, यानी कि पॉइजनस होती है, और उस कमरे में सो रहे लोगों की जान ले सकती है जहां कोयला जल रहा हो। इतनी ज्यादा ये क्या होती है, पॉइजनस यानी कि जहरीली होती है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जान कैसे ले लेती है ना, अगर हम किसी रूम में है, किसी कमरे में है, तो वहां पर हमने जो है लकड़ी जलाया, कोयला जलाया हुआ है, ठीक है, और वहां खिड़की दरवाजे सारे बंद हैं, तो वहां अंदर जो व्यक्ति है तो उसकी क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है बच्चों। ऐसा क्यों, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। तो हमारे रक्त में जो हीमोग्लोबिन है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड उसके साथ मिलकर के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और इसे ऑक्सीजन ले जाने में असमर्थ बना देती है। तो इसे ब्लड में ऑक्सीजन ले जाने को असमर्थ बना देती है। तो ये ईंधन बिना जले हाइड्रोकार्बन भी छोड़ते हैं, जिनमें से कई कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर का कारण होते हैं और गंभीर स्वास्थ्य खतरा पैदा करते हैं, ठीक है। तो इतने सारे इसके हानिकारक प्रभाव होते हैं, बाकी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।